हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यूनिट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है उसमें टोटल 15 यूनिट है। तो डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर जो है ये हमारा यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 है। तो अब हम लोग ऐसे ही सीक्वेंस वाइज एक वीडियो में हम दो यूनिट को कवर कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जैसे यूनिट के सेपरेट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज टू। तो नॉट गेट जो है इज वन ऑफ द गेट जो हमारे पास मल्टीपल गेट्स है, लाइक एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। तो इन सब गेट में नॉट गेट भी एक वन ऑफ द गेट है। तो नॉट गेट का हमसे इसमें फंक्शन पूछा गया है, इसकी वर्किंग पूछी गई है, इनमें से कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि टू स्टॉप अ सिग्नल, ऑप्शन बी इज टू रिकॉम्प्लीमेंट अ सिग्नल, ऑप्शन सी इज टू इन्वर्ट एन इनपुट सिग्नल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्ट एज अ यूनिवर्सल सेट। तो नॉट गेट जो है ये आप सभी को पता होगा कि नॉट गेट में जब हम वन इनपुट देते हैं तो वो रिजल्ट हमारे को जीरो देता है, और जब हम जीरो इनपुट देते हैं तो हमारा जो आउटपुट मिलता है वो होता है वन। तो अगर आप फ्रेंड्स इस ट्रूथ टेबल को अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जस्ट इस इनपुट को वो रिवर्ट कर दे रहा है, इन्वर्ट कर दे रहा है, उसको अपोजिट कर दे रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टू इन्वर्ट एन इनपुट सिग्नल वी यूज नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एन एक्सऑर गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट ओनली व्हेन इट्स टू इनपुट्स आर। तो हमें एक नॉर गेट दिया गया है, एक्सऑर गेट दिया गया है। एक्सऑर गेट का हमें ट्रुथ टेबल पता होना होगा, देन इन दैट केस हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक्सऑर गेट में हम कौन कौन से दो इनपुट देंगे जिस केस में हमारा जो आउटपुट है वो मिलेगा। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं एक्सऑर गेट का, तो जब हमारा जीरो एंड जीरो, हमारे पास टोटल टू इनपुट्स हैं, तो उस टू इनपुट्स के लिए हमारे पास टोटल फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे, एंड द लास्ट वन इज वन वन। तो मेरे पास चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। तो अगर मैं एक्सऑर गेट की बात करूं तो एक्सऑर गेट में क्या होता है कि जब हमारा दोनों ही इनपुट सेम है, देन इन दैट केस द रिजल्ट विल बी जीरो। दैट मीन्स कि जीरो जीरो है या फिर वन वन है, देन इन दैट केस जो हमारा आउटपुट होगा, ये आउटपुट वाली लाइन है, तो आउटपुट जो होगा वो हमारा जीरो रहने वाला है। और अगर हमारा दोनों ही इनपुट डिफरेंट है, दैट मीन्स कि अलग अलग है, देन इन दैट केस आवर रिजल्ट विल बी वन। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर हमें वैसा स्टेट बताना है इनपुट का जिस केस में हमारा जो आउटपुट है वो मिलने वाला है। तो अगर हम इस ट्रुथ टेबल को विजुअलाइज करें तो जब हमारा दोनों का दोनों इनपुट डिफरेंट रहेगा, दैट मीन्स अगर ए है, ये फॉर एग्जांपल ए की लाइन है, और ये बी है, तो मेरा ए जब जीरो है और बी वन है, देन इन दैट केस द रिजल्ट विल बी वन। और द अदर वन इज कि जब ए वन है और बी जो है वो जीरो है, देन इन दैट केस द रिजल्ट विल बी वन। सो वी कैन से दैट कि जब हमारे दोनों ही इनपुट डिफरेंट होंगे, देन इन दैट केस ओनली द एक्सओर गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट एज वन। सो हमारे ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। The next question is कि don't care condition can be used for simplifying boolean expression in dash। तो जब भी आपको एक कैनोनिकल फॉर्म में या फिर एक आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो आप उस बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हो। तो मिनिमाइज करने के लिए हम हमारे पास दो टेक्निक्स है। द फर्स्ट टेक्निक इज सिंप्लीफिकेशन मेथड, जिसमें हम बूलियन लॉज को यूज करके हम अपने जो भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं। द सेकेंड वन इज जिसमें कि हम के मैप मेथड का यूज करते हैं। के मैप मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी लाइक वेरिएबल्स हैं, उस वेरिएबल्स को हम स्क्वायर ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद से हम वहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। लाइक
मैं यहाँ पे अगर इसका डायग्राम दिखाऊं, तो अगर मेरे पास वेरिएबल 4 वेरिएबल है, या फिर मैं उसको सिंपल रखता हूँ, लाइक 3 अगर वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के लिए हमें टोटल 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8 ब्लॉक्स होंगे। तो उस 8 ब्लॉक्स में हम लाइक 1 और कौन कौन सा, फिर हम देखते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म कौन कौन सा है, कौन कौन से जगह पे 1 है और कौन से जगह पे 0 है, उस तरीके से हम इस टेबल में फिल करेंगे। और उसके बाद से हम लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 को हम ग्रुपिंग करते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा भी केस आता है जहाँ पे हमारे पास ग्रुपिंग नहीं बन रही होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डोंट केयर ले लेते हैं। तो डोंट केयर से हम क्या करते हैं, अपने जो भी लाइक एक्सप्रेशन है, जो भी 1 है, उसको हम लाइक इन दैट केस अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, तो उस केस में हम इस 1 को इस डोंट केयर से लाइक मैप कर देते और उस तरीके से हम अपने 1 को सिंप्लीफाई कर देते। तो टू सिंप्लीफाई अ बूलियन एक्सप्रेशन हम डोंट केयर का भी यूज करते हैं। तो वी यूज इट इन द के मैप। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और other options are like first option is example, option B is term, option C is K map, and the last option is either option A and B. So जैसा कि मैंने बताया कि K map में अगर इस जगह पे 1 नहीं रहता, तो इस 1 को मुझे लाइक ग्रुप करने के लिए एक डोंट केयर सिंबल का यूज करना होता। तो उस डोंट केयर का सिंबल का हम यूज करते हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर बुलियन एक्सप्रेशन। और इसका यूज हम करते हैं के मैप से जब भी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं, तो के मैप टेक्निक में हम इस डोंट केयर का यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि canonical form is a unique way to represent dash. So canonical form is just to use represent the boolean expression. जैसे कि canonical form में हमारे पास SOP है, sum of product, फिर हमारे पास POS है, product of sum, और other one is like canonical min term होता है जिसको कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से हमारे पास एक होता है मैक्स टर्म जिसको कि हम पाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। तो कैनोनिकल फॉर्म का हम रिप्रेजेंट लाइक किस वजह से करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। सो और ऑप्शंस आर एसओपी दैट मींस सम ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन बी इज टर्म, ऑप्शन सी इज बूलियन एक्सप्रेशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज अ पेज। सो कैनोनिकल फॉर्म इज जस्ट टू रिप्रेजेंट दी बूलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि कैनोनिकल फॉर्म को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, लाइक हमारे पास एसओपी है, पीओएस है, मिन टर्म है, मैक्स टर्म है। तो इस तरीके से हम कैनोनिकल फॉर्म को डिवाइड किए हैं, एंड कैनोनिकल फॉर्म इज जस्ट टू रिप्रेजेंट दी बूलियन एक्सप्रेशन। Let's move on to the next question कि which sign bit is used for representing the positive sign in floating point representation. So जब भी हम floating point values को represent कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव साइन होता है, एक साइन बिट होती है जिससे कि हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये नंबर जो है ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन जीरो है। तो वो जो साइन बिट है, जब हम पॉजिटिव नंबर रहेगा तो उस साइन बिट किस तरीके से लाइक वो रिफ्लेक्ट करेगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ये पूछा गया है। तो जब भी आप टूज कॉम्प्लीमेंट टेंथ कॉम्प्लीमेंट जब निकाल रहे होगे किसी भी नंबर का, देन इन दैट केस ये साइन बिट भी वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। तो साइन बिट अगर हम पॉजिटिव लाइक पॉजिटिव नंबर का हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव साइन है, देन इन दैट केस जीरो वुड बी द करेक्ट आंसर। हम जीरो साइन बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो साइन बिट है उसमें जीरो वैल्यू कैरी की जाएगी, स्टोर की जाएगी। और अगर यहाँ पे निगेटिव रहता क्वेश्चन में कि अगर निगेटिव वैल्यू है, देन इन दैट केस वन वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड कोड। तो इनमें से कौन से कोड को हम रिफ्लेक्टेड कोड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेस 3 कोड, ऑप्शन बी इज ग्रे कोड, एंड द थर्ड ऑप्शन इज स्ट्रेट बाइनरी कोड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो जो रिफ्लेक्टेड कोड है, रिफ्लेक्टेड कोड को हम ग्रे कोड के नाम से भी जानते हैं। और अगर क्वेश्चन में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड रहता तो उस केस में एक्सेस 3 कोड इज वुड बी द करेक्ट आंसर। तो एक्सेस 3 कोड को हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी बोलते हैं, और ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड कोड के नाम से जानते हैं। The next question is कि the MSB of dash is same as the MSB of the corresponding gray code। तो MSB क्या होता है, MSB stands for most significant bit। जैसे कि आप कोई भी लाइक नंबर लिख रहे हो, जैसे कि 101 फॉर एग्जांपल, तो ये जो वन है, ये जो वन है, ये वन होता है हमारा LSB। LSB दैट मीन्स लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो वन है, ये वन होता है हमारा MSB दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
तो इस क्वेश्चन में यही है कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई भी एक बाइनरी नंबर दिया गया है, तो उस बाइनरी नंबर का जो एमएसबी है वो उस करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड के इक्विवेलेंट जो ग्रे कोड होगा, उस ग्रे कोड का भी एमएसबी सेम ही रहने वाला है। जैसे कि अगर मेरे पास 101 है, तो इस 101 का ये फॉर एग्जांपल बाइनरी कोड है, तो इस बाइनरी कोड को जब हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्रे कोड के लिए आपको सबको पता होगा कि ग्रे कोड में हम एक्सऑर गेट का यूज करते हैं, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उस केस में ये जो 1 है, ये 1 एज इट इज रहता है। तो ये 1 जब भी हम इस बाइनरी कोड का जब भी हम ग्रे कोड फाइंड करते हैं, तो ये जो फर्स्ट एमएसबी बिट है, ये एज इट इज रहता है ग्रे कोड में भी। उसके बाद से हम इस वन को और ये जीरो है, फिर हम इस वन और इस जीरो का एक्सऑर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वन और जीरो लाइक बोथ डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो डिफरेंट इनपुट के लिए हमारा जो रिजल्ट है एक्सऑर ऑपरेशन में वो वन आता है। देन इन अगेन हम इस जीरो और इस वन को लाइक एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे, तो इस केस में भी डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो वहां पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो वन आएगा। तो ये था मेरा 101 बाइनरी कोड, और इस बाइनरी कोड को हमने ग्रीक कोड में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग एक्सऑर ऑपरेशन। तो ये आप अगर इसको डेसिमल में करोगे कन्वर्ट, तो ये हमारा 5 लिखा हुआ है, और ये 111 है, दैट मीन्स कि ये हमारा 7 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आपने एक चीज गौर किया होगा कि ये जो 1 है, ये 1 हमारा बाइनरी कोड में और जो हमारा ग्रे कोड है, ग्रे कोड दोनों में सेम रहा। तो यही क्वेश्चन है कि द एमएसबी ऑफ डैश इज सेम एज द एमएसबी ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड। तो हमारे ऑप्शन है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड, ऑप्शन बी इज एक्सेस 3 कोड, ऑप्शन सी इज बाइनरी कोड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ग्रे कोड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो सेम रहता है ग्रे कोड के में भी। ग्रे कोड के जो एमएसबी होगा उसमें भी वो सेम ही रहेगा, बट द कंडीशन इज कि दोनों सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि दोनों ही लाइक करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे 5 का अगर 5 हमारा अगर बाइनरी कोड में है, तो उसका जो इक्विवेलेंट ग्रे कोड होगा उस दैट जैसे कि मैंने यहाँ निकाला 7, तो यहाँ पे आपने देखा कि एमएसबी दोनों का ही सेम है, तो ये इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज बाइनरी कोड। The next question is कि which of the given logic family provide minimum power dissipation? So इनमें से कौन सा लॉजिक फैमिली है जिसमें कि सबसे कम पावर डेसिपेशन होता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है JFET, दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी इज इमीटर कपल्ड लॉजिक, ऑप्शन सी इज TTL, that is transistor logic, and the last option is CMOS, that means complementary metal oxide semiconductor। तो सीमोस इज द करेक्ट आंसर। सीमोस में जो है वो हमारा सबसे कम पावर डेसिपेशन होता है, और सीमोस जो है वो हम लाइक टू टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं। दो मोड होते हैं इसके बेसिकली। द फर्स्ट मोड इज इन्हांसमेंट मोड एंड द सेकंड वन इज डिप्लीशन मोड। और फिर हम उसको फर्दर डिवाइड किए हैं टू पार्ट्स में, जहाँ पे हमारे पास एक होता है एन टाइप इन्हांसमेंट मोड और एक होता है हमारा पी टाइप। तो हम दोनों ही इन्हांसमेंट को भी एन इन्हांसमेंट लेयर में डिवाइड किए हैं, फिर पी इन्हांसमेंट लेयर में डिवाइड करते हैं, और उसी तरीके से डिप्लीशन में भी एन डिप्लीशन और पी डिप्लीशन होता है। तो सीमोस में सबसे लाइक कम पावर डिसिपेट होता है और हाई पावर मार्जिन होता है, सॉरी हाई नॉइज मार्जिन होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। The next question is कि which insulating layer is used in the fabrication of MOSFET? तो MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor। तो मॉसफेट का जब आप डायग्राम देखे होगे तो उसमें एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे कौन सा लाइक एलिमेंट यूज किया जाता है, कौन सा लाइक कंपोजिशन यूज किया जाता है जस्ट फॉर द फैब्रिकेशन पर्पस। तो जैसे कि मैंने बताया कि मॉसफेट जो है, सीमोस जो है, उसको हम इन्हांसमेंट और डिप्लीशन लेयर में फर्दर डिवाइड किए हुए हैं। तो वहाँ पे हमारे पास, जैसे कि मैं अगर एनपीएम की एग्जांपल लूँ, एनपी और एन, एनपीएन में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक एन चैनल है और एक पी चैनल है और फिर से एन चैनल है। तो यहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है, तो इस डिप्लीशन के पास में हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक इंसुलेटिंग लेयर यूज करते हैं गेट टर्मिनल पे। तो सीमोस जो है, सीमोस में टोटल 3 लेयर्स होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, सॉरी 3 टर्मिनल्स होते हैं। 3 टर्मिनल्स, मैं टी लिख रहा हूँ, TS। तो टोटल 3 टर्मिनल्स होते हैं। द फर्स्ट टर्मिनल इज सोर्स टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल इज गेट टर्मिनल, और द थर्ड one is our D, that is drain।
drain terminal. So total three terminals are there in the MOSFET circuit. The first one is source terminal. Source terminal is connected with the ground voltage, and the second one is gate terminal. और ये gate terminal जो है, ये gate terminal ही हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कनेक्टेड रहता है, जिससे क्या होता है कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करके उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के पास में चले जाते हैं, जिससे कि एक नैरो चैनल बनता है, और उस नैरो चैनल के थ्रू ही हमारा ड्रेन करंट है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम फ्रॉम डी टर्मिनल, फ्रॉम ड्रेन टर्मिनल टू सोर्स टर्मिनल. सो ड्रेन टर्मिनल से सोर्स टर्मिनल की तरफ हमारा ड्रेन करंट ट्रेवल कर रहा होता है यूजिंग दिस चैनल, जो हमारा चैनल गेट टर्मिनल के नीचे बाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो हमारा लेयर है उसके ही हेल्प से एक नैरो चैनल बनता है, और उसी चैनल से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, करंट है वो हमारा फ्लो करता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जस्ट एज अ इंसुलेशन पर्पज, जिससे कि हमारा जो करंट का फ्लो है वो रुके ना, वो फ्लो करते रहे. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The next question is कि the basic building blocks of the arithmetic logic unit in the digital computer known as. So डिजिटल कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमारा एएलयू है, उसमें सबसे बेसिक बिल्डिंग जो ब्लॉक ऑपरेशन है वो कौन सा होता है. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एडर, ऑप्शन बी इज एट्यूनेटर, ऑप्शन सी इज डीमल्टीप्लेक्सर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज सब्ट्रैक्टर. तो किसी भी ऑपरेशन में सबसे जो प्राइमरी और जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो होता है एडिशन, और एडिशन को हम परफॉर्म करने के लिए एडर्स का यूज करते हैं. तो एडर्स इज द करेक्ट आंसर. एडर्स इज द वन बिल्डिंग ब्लॉक इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ सीपीयू. तो जो भी हम अदर ऑपरेशन करते हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, तो उन सब में कहीं ना कहीं हम एडिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो एडिशन से भी हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं. दैट्स वाई एडर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. The next question is कि why is a decoder used in digital electronics. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिकोडर्स का यूज क्यों करते हैं. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टू कन्वर्ट द नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू द बाइनरी कोडेड फॉर्म. ऑप्शन बी इज टू कन्वर्ट कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू नॉन कोडेड फॉर्म. ऑप्शन सी इज इट इज यूज टू डिवाइड द एड्रेस बस एंड द डेटा बस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव. सो जो हमारा डिकोडर है, डिकोडर में बेसिकली हम एन इनपुट पे टू रेज टू पावर एन आउटपुट लाइंस जनरेट करा सकते हैं. और डिकोडर्स का यूज हम जस्ट जो हमारा बीसीडी इंफॉर्मेशन है, बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है, उसको हम अदर अदर फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्ट करना होता है तो हम डिकोडर का यूज करते हैं. और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि डिकोडर इज यूज टू कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल. तो हम डिकोडर का यूज कोडेड इंफॉर्मेशन को नॉन कोडेड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिकोडर का यूज करते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज डिकोडर्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The next question is कि what must be used along with the synchronous control input to trigger a change in the flip flop. So flip flop जो है वो हमारा sequential circuit है, और flip flop is used to store one bit of data. So flip flop का use हम करते हैं वन बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए. तो फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप हैं. एसआर फ्लिप फ्लॉप है, देन हमारे पास जेके है, देन हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप. तो फ्लिप फ्लॉप में कोई भी चेंज को ट्रिगर करने के लिए हम जो भी हमारे पास कंट्रोल इनपुट्स होता है वो सिंक्रोनस होना चाहिए. उसको हम अचीव करना चाहते हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन द इनपुट्स आर जीरो, ऑप्शन बी इज वन, ऑप्शन सी इज क्लॉक, एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्रीवियस आउटपुट. सो अगर क्वेश्चन में फ्रेंड्स कहीं पे भी सिंक्रोनस दिख जाए तो उस केस में, और फ्लिप फ्लॉप की बात है तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है, जिसमें कि क्लॉक जो है वो हमारा एक नेसेसरी रोल प्ले करता है. अगर हम क्लॉक नहीं देंगे तो हमारा फ्लिप फ्लॉप एक्टिव स्टेट में कभी भी नहीं जाएगा. तो हमारा जो क्लॉक है उससे ही हम जो भी ऑपरेशन है, जो भी इनपुट्स है, उसको हम सिंक कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं. सो ऑप्शन सी दैट इज क्लॉक इज द करेक्ट आंसर. और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको फ्रेंड्स कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में हमें ज़रूर बताएं. और फ्रेंड्स अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. लेट्स मूव ऑन टू द 13th क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रॉम अ डी फ्लिप फ्लॉप इफ द डी इज वन एंड द क्लॉक इज लो.
तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी ही बताया कि कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो, अगर उसमें हमारा क्लॉक जो है वो अगर एक्टिव नहीं है, क्लॉक ही अगर हमारा लो है, तो उस केस में हमारा जो भी फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा एक्टिव स्टेट में ही नहीं जाएगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज नो चेंज, ऑप्शन बी इज टॉगल बिटवीन 0 and 1, ऑप्शन सी इज 0 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1। सो अगर हमारा डी बिट को अगर हम 1 भी दे रहे हैं बट हमारा अगर क्लॉक ही लो है, देन इन दैट केस द आउटपुट विल बी ऑलवेज नो चेंज, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि which of the following operation is a current mode logic used in digital circuit? So digital circuit में हम current mode logic का यूज करते हैं, वो इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज TTL, ऑप्शन बी इज RTL, ऑप्शन सी इज ECL एंड द लास्ट ऑप्शन इज IIC। सो करेंट मोड लॉजिक पूछा गया है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ECL। ECL जो है वो हमारा इमीटर कपल्ड लॉजिक होता है, जो कि निगेटिव वोल्टेज पे भी वर्क करता है और ये नॉर गेट की तरह बिहेव करता है। और ECL जो है वो हमारा जब भी सेचुरेटेड स्टेट रहेगा उस स्टेट में वो टर्न ऑफ रहता है, दैट मीन्स वो लो रहता है। और जैसे ही हमारा अनसेचुरेटेड स्टेट होता है वैसे ही वो ECL अपना फंक्शनैलिटी स्टार्ट कर देता है, और ECL जो है वो फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल द लॉजिक फैमिलीज भी बोला जाता है। सो ECL जो है वो हमारा कलेक्टर मोड लॉजिक के नाम से भी या फिर करंट मोड लॉजिक के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन सी, दैट इज ECL इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि PLDs contain a large number of dash. So PLDs that means कि programmable logic device, और programmable logic device में हमारे पास जो भी दो AND गेट है, लाइक AND गेट और OR गेट, तो हम इन दोनों ही गेट को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। एक टाइम पे हम एक टाइम पे दोनों को प्रोग्राम कर सकते हैं या फिर एक को फिक्स्ड रख के दूसरे को प्रोग्राम करते हैं। सो PLDs में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे पास PLA है, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। उसके बाद हमारे पास PLDs लाइक हमारे पास प्रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरीके से हमारे पास PLDs होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं, PLA, PAL, प्रोम। तो PLDs में लार्ज नंबर में कौन कौन सी चीजें होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी इज गेट, ऑप्शन सी इज रजिस्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स कि PLDs में हमारे पास गेट भी होता है, जैसे कि मैंने एंड और गेट का नाम लिया। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप होते हैं हमारे पास। उसके बाद से हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोम है। तो प्रोम में हमारे पास वो एक तरीके का हमारा स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरिंग मेमोरी यूनिट है। तो उसमें रजिस्टर्स भी हमारा सेम ही होता है, स्टोरेज डिवाइस ही है, जहाँ पे हम सिंगल बिट को यूज करते हैं और फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द CPU। तो रजिस्टर्स भी उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड ही हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। The next question is कि the cycle required to fetch and execute an instruction in 8085 microprocessor in which of the following? So microprocessor में हमारे पास जो instruction cycle होता है उसमें total 3 processes होते हैं। The first process is fetch, F, that means कि जो भी instruction है उसको आप memory से fetch कर रहे हो, memory से लेके आ रहे हो। The next one is decode। तो जो भी मेमोरी में डेटा रखा हुआ है, जो भी हमने फेच किया, उसको फेच करने के बाद वो जो है वो ह्यूमन रीडेबल है, तो वो चीज हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो हम उसको पहले फेच करके उसके बाद हम उसको डिकोड करते हैं। सो डी इज व्हाट, डिकोड। तो हम उसको ट्रांसलेटर की मदद से उसको डिकोड करेंगे, उसको ह्यूमन जो अंडरस्टैंडेबल है उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में लेके आएंगे, और उसके बाद से एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ई। सो ई फॉर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जैसे ही अब वो मशीन लैंग्वेज में हमारा इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हो गया, उसके बाद से जो हमारा CPU है, कंप्यूटर है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो इसको ही एक हम साइकिल बोलते हैं। तो वो साइकिल कौन सा है ये पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन है क्लॉक साइकिल, ऑप्शन बी इज मेमोरी साइकिल, ऑप्शन सी इज मशीन साइकिल एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, जिसमें कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, जैसे कि आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम लिखे, लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो वो आप लाइक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिख रहे होते हो। हम सोर्स कोड जो है वो लिखते हैं, और उसके बाद से वो क्या होता है, वो हमारा कंपाइलर के पास जाता है, तो कंपाइलर उसको डिकोड करता है।
वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद से कंप्यूटर जो है वो एडिशन परफॉर्म करता है। वो फिर समझता है कि ये एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो फिर जैसे ही ट्रांसलेट और उसको डिकोड कर लिया गया, उसके बाद से एग्जीक्यूट फंक्शनैलिटी रन होती है। तो ये एक जो है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है कि कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंस्ट्रक्शन साइकिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर सिग्निफाइज दैट। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि एक हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है जो 8 बिट का है, जैसे कि आप 8085 का भी एग्जांपल ले सकते हो। 8085 इज आल्सो अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। और अगर आप 8086 की बात करोगे तो वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये 8 बिट और 16 बिट का मतलब क्या है? तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया है। सो ऑप्शन इज 8 बिट एड्रेस बस। अगर वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो जो उसका एड्रेस बस होगा वो भी 8 बिट का होगा, ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज 8 बिट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर भी वहाँ पे 8 बिट का ही होगा। या फिर जो इंटरप्ट लाइंस हैं वो भी 8 बिट की ही होंगी। या फिर जो डेटा बस है, जो डेटा बस में डेटा है, वो 8 बिट का होगा। तो फ्रेंड्स, अगर माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है या फिर 16 बिट का है, तो जितना भी बिट का माइक्रो प्रोसेसर है वो उतना ही बिट का डेटा जो है वो डेटा बस में कैरी कर सकता है। वो उतने ही बिट के डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मेरा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो वो एक बार में 8 बिट के डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि the stack pointer register in a microprocessor. So microprocessor में हमारे पास different different registers होते हैं। हमारे पास accumulator है, program counter है, instruction register है, MBR है, MAR है। तो उसी में stack pointer भी एक register है। तो उसका क्या role and responsibility है, ये पूछा गया है। So option A is to count the number of programs being executed on the microprocessor. Option B is to count the number of instruction being executing on the microprocessor. Option C is keeps the address of the next instruction to be fetched, and the last option is hold the address of the टॉप ऑफ द स्टैक। सो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैक पॉइंटर है, तो स्टैक से रिलेटेड ही कोई चीज को कैरी कर रहा होगा। तो स्टैक का जो भी टॉप होता है, दैट मीन्स कि स्टैक का जो पिक है, जो स्टैक का सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट है, ये उसको उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। तो जो भी स्टैक में सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, उस इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस को प्रिजर्व करता है, होल्ड करके रखता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि in a microprocessor based system DMA refers to। so एक हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, तो उसमें DMA का क्या काम है? so DMA stands for डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। so DMA stands for डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है? अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फॉर द प्रोसेसर। ऑप्शन बी इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फॉर द यूजर। Option C is direct memory access for the IO device, and the last option is none of the above. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस फॉर द IO डिवाइस। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोग्राम्ड IO, the second one is interrupt IO, and the third one is DMA, that is direct memory access. So जो हमारा प्रोग्राम्ड IO होता है उसमें हमारा जो CPU है, CPU सारे के सारे जो भी हमारे फेरिफेरल डिवाइस हैं, उन फेरिफेरल डिवाइस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो उस वजह से जो सीपीयू है वो खुद का काम नहीं कर पाता। दिस दैट्स वाई जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से हम लाइक प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाते। तो वहां पे वो थोड़ा सा जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाता है। इस वजह से वो प्रोसेस स्लो होती है और वो ज्यादा लाइक ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता। दैट्स वाई उसको हम यूज नहीं करते उतना। द सेकंड वन इज इंटरप्ट हैंडलर। तो वहां पे सीपीयू जो है वो एक तरीके का असिस्टेंट रख लेता है, इंटरप्ट हैंडलर, जो कि सारे ही पेरिफेरल डिवाइसेस को स्टेटस को ट्रैक कर रहा होता है, उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो वहां पे इंटरप्ट हैंडलर है जो कि सीपीयू का जगह पे वो काम कर रहा होता है, और जैसे ही कोई इंटरप्ट आता है तो वो इंटरप्ट हैंडलर सीपीयू को सिग्नल भेजता है। तो फिर सिग्नल जो सीपीयू है वो उस सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करता है, उसको चेक करता है, उसको रिजॉल्व करता है। अदरवाइज तब तक सीपीयू अपना काम कर रहा होता है। तो इससे सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है, आइडियल टाइम है, वो कम होता है और यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारा होता है इंटरप्ट हैंडलर, इंटरप्ट आईओ। एंड द थर्ड वन इज डीएमए। डीएमए में क्या होता है कि जो भी फेरिफेरल डिवाइसेस हैं
उनको दैट मीन्स आईओ डिवाइसेस हैं, उनको मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस होता है और उसमें सीपीयू और इंटरप्ट हैंडलर जो है उनका कोई रोल नहीं होता, जस्ट वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट लास्ट में मिल जाता है सीपीयू को कि यस द वर्क इज डन एंड ये स्टेटस है, ये इसकी आईडी है। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो मैनेज कर ली जाती है सीपीयू के एंड पे। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जो भी आईओ डिवाइस है, उस आईओ डिवाइस को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है और ये सबसे फास्ट होता है। The next one is कि which of the following is a special purpose microprocessor। So microprocessor में हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। तो इनमें पूछा गया है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर इनमें से कौन है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन सी इज एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी इज टेम्पररी रजिस्टर। सो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको होल्ड करके रखता है। सो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, टेम्पररी रजिस्टर है, ये सब हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। सो ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर इज द करेक्ट आंसर। प्रोग्राम काउंटर दैट इज पीसी इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। The next question is कि which of the following is the lowest in the computer memory hierarchy। So आपने एक ऐसा ट्रायंगल देखा होगा जिसमें कि हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की को रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे टॉप लेयर होता है उस लेयर में हमारा कैश मेमोरी होता है, हमारे रजिस्टर्स होते हैं जो सबसे फास्ट होते हैं। और अगर आप टॉप लाइक बॉटम टू अप जाओगे तो उस तरीके से हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा होता है। लाइक जो हमारा सबसे बॉटम लेयर पे होगा, यहाँ पे जो होगा उसको सबसे कम कॉस्ट होगा कंपैरेटिवली, और उसके बाद से हमारा कॉस्ट बढ़ेगा और फिर सबसे टॉप पे हमारा सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है, वो एक्सपेंसिव होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा कैश मेमोरी होता है, हमारे रजिस्टर्स होते हैं इस लेयर में, और उसके बाद होता है हमारा रैम। इसमें इसमें हमारा जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम एंड रोम होता है यहाँ पे हमारा, मेन मेमोरी भी आप जिसको बोलते हो। तो यहाँ पे हमारा रैम होता है जो कि कैश मेमोरी से थोड़ा कम फास्ट होता है। और उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क, दैट इज हमारा एचडीडी, या फिर आप उसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हो। तो हार्ड डिस्क जो है वो हमारा लाइक लार्ज इन साइज होता है। तो नीचे जैसे जैसे आप आओगे वो लार्ज साइज को बता रहा है, साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो हमारा कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो हार्ड डिस्क का कॉस्ट होता है वो कम होता है कंपैरेटिव टू रैम और कंपैरेटिव टू कैश मेमोरी और रजिस्टर। तो इस तरीके से सबसे लोएस्ट हायरार्की में कौन सा होता है, हमारा एचडीडी हार्ड डिस्क होता है। दैट मीन्स की सेकेंडरी मेमोरी होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि in which type of memory once the program or the data is written it is not changed। सो इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसमें कि हम एक बार अपना प्रोग्राम या फिर डेटा इंस्ट्रक्शन लिख दिए उसके बाद से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सो हमारा ऑप्शन है ई प्रोम दैट मीन्स की इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी इज प्रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल prom that is programmable read only memory, and the last option is none of the above। so इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज प्रोम दैट मीन्स की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि हम एक बार प्रोग्राम को लिख दिए मेमोरी ब्लॉक में तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम इरेज नहीं कर सकते। और ईपी रोम जो होता है, ईपी रोम में हम अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस की मदद से जो भी इंस्ट्रक्शन है, डेटा है, प्रोग्राम है, उसको हम इरेज करके दोबारा से चेंज कर सकते हैं। और ईई प्रोम में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक के मदद से, इलेक्ट्रिक सिग्नल के हेल्प से हम जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है उस मेमोरी ब्लॉक पे उसको हम इरेज करते हैं और उसके बाद से हम उसको चेंज करते हैं, उसको रीराइट करते हैं। सो इसमें जो नहीं किया जा सकता है, दैट मीन्स कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको हम इरेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास होता है प्रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि which of the following is used to transfer data between CPU and memory। तो CPU और memory के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम इनमें से कौन सी चीज की यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी ए इज कैश, ऑप्शन बी इज टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ऑप्शन सी इज बफर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज रजिस्टर। सो रजिस्टर का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वी यूज रजिस्टर टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि the process of dividing the disk into tracks and sectors is known as। तो जब हम हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, तो हम उसको मल्टीपल ट्रैक्स में और स्मॉलर सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं।
तो उनको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रैकिंग, ऑप्शन बी इज क्रैशिंग, ऑप्शन सी इज डाइसिंग एंड द लास्ट ऑप्शन इज फॉर्मेटिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट कर रहे होते हैं हम जब टास्क अपने डिस्क को मल्टीपल ब्लॉक्स में, मल्टीपल ट्रैक्स में, सेक्टर्स में, तो उसको हम फॉर्मेटिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ द रैम? तो रैम की स्पीड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? सो ऑप्शन ए इज द कैपेसिटी, ऑप्शन बी इज द बस विड्थ, ऑप्शन सी इज द बस स्पीड एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ ऑप्शन बी एंड सी। सो बस विड्थ एंड बस स्पीड, जिस लाइक जो चैनल है, जिस चैनल से हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है, उसको उसके जो बैंडविड्थ है, उसकी जो लाइक द कैपेसिटी है और जो उसका स्पीड है, उससे हम जो रैम की स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो बस की विड्थ है और जो बस का स्पीड है, जिधर से हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम स्पीड मेजर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बस विड्थ एज वेल एज बस स्पीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट्स? सो इनमें से फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट जो है, फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट में हम कौन सी मेमोरी का यूज करते हैं? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डी रैम, ऑप्शन बी इज स्टैटिक रैम एंड द ऑप्शन सी इज रोम एंड द लास्ट ऑप्शन इज एस डी रैम। सो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट में हम सबसे ज्यादा एस रैम का यूज करते हैं, स्टैटिक रीड ओनली, सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारा डी रैम से भी ज़्यादा फास्ट होता है। तो हम एस रैम का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी का हम यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट्स में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर आप इसको बायोस भी बोलते हो। तो बायोस में हम बायोस को स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सा चिप का यूज करते हैं? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रैम, ऑप्शन बी इज रोम, ऑप्शन सी इज प्रोम एंड द लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। सो बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस जो है, बायोस में हम क्या स्टोर करते हैं? तो सिस्टम का जो डेट है, डेट एंड टाइम है, या फिर जो भी हार्डवेयर, जो बेसिक हार्डवेयर सेटिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी बायोस में स्टोर होती हैं, जो कि सीमोस बैटरी की मदद से रन कर रहा होता है। तो वहाँ पे हम रोम का यूज करते हैं, आर ओ एम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी जो है, उसमें हम अपना बायोस का जो भी कोड है, बायोस का जो भी सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, उसको हम वहां पे ही स्टोर करते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि the technique that extends storage capacity of the main memory beyond the actual size of the main memory. So ये फ्रेंड क्वेश्चन आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि हमारा मेन मेमोरी जो है उसका साइज तो लिमिटेड रहता है, तो उस मेन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं बियॉन्ड द एक्चुअल साइज। तो ऐसा लाइक एक तरीके का इल्यूजन क्रिएट होता है कि मेन मेमोरी की साइज जो है वो लाइक उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, दैट मीन्स कि एक्सटेंड कर दी गई है। लाइक जो उसकी एक्चुअल साइज थी उससे भी अगर उसकी कैपेसिटी एक्सटेंड कर दी गई है, तो इस तरह के टेक्निक को क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन ए इज द मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी इज मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी इज वर्चुअल स्टोरेज एंड द लास्ट ऑप्शन इज मल्टी प्रोसेसिंग। सो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम वर्चुअल स्टोरेज या फिर वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स, आपको इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप उसको वहां से एक्सेस कर पाएंगे और उसको डाउनलोड करके आप अपने प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है अभी तक, तो आप उसको हमें कॉमेंट में जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? सो इनमें से माइक्रो प्रोसेसर का टाइप कौन सा है, ये पूछा गया है। So our first option is CISC, that is complex instruction set computer. Option B is RISC, that is reduced instruction set computer. And the option C, that is EPIC. And the last option is all of the mention. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि हम इन तीनों का ही यूज जो है वो हम एज अ माइक्रो प्रोसेसर कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि द डिवाइस दैट इनेबल्स द माइक्रो प्रोसेसर टू रीड डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल डिवाइस। सो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर को अलाउ करता है कि आप एक्सटर्नल डिवाइसेस से भी डेटा को रीड कर पाओ? तो हमारे ऑप्शन है प्रिंटर, ऑप्शन बी इज जॉयस्टिक, ऑप्शन सी इज डिस्प्ले, ऑप्शन डी इज रीडर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है
joystick is an input device that allows microprocessor to read data from the external devices, external peripheral devices. So option B is the correct answer, that is joystick. तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज का कुछ 30th टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, एंड आई एम होपिंग फ्रेंड्स कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो भी कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज था। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट देम इनटू द कमेंट सेक्शन। और अगर आप को कोई डाउट है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 एंड 4 के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर